हेलो एवरीवन, दिस साइड शिवानी। और अब हम कर रहे हैं सरफाइसी। और आज जो है सरफाइसी की थर्ड क्लास है। ठीक है, तो इसके अंदर हम पूरा सेक्शन 13 करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 13 सरफाइसी का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है। अभी हमने इससे पहले सारा डेफिनेशंस वगैरह जो कैसे एआरसी रजिस्टर होता है, कैसे रजिस्टर कैंसिलेशन होता है, और जो है 5 to 11 जो जो प्रोसीजर्स हैं कि क्यूआईबी कैसे इन्वेस्ट करता है, उसको सिक्योरिटी रिसिप्ट इशू होती है। तो नो नीड टू लर्न द सेक्शन नंबर, वो हमें इन किसी भी एक में याद नहीं करने हैं। अगर याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब हम करते हैं स्टार्ट। ठीक है, अब हमने सेक्शन जो है 13 स्टार्ट करना है। सेक्शन 11 तक हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, सेक्शन 13 के अंदर क्या है? इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। सो सेक्शन 13 इज इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। इसके अंदर क्या चीज होती है? इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट होता क्या है? फर्स्ट, अगर कोई बोरोवर जिसने बैंक से पैसा लिया है, ठीक है, अभी बैंक और बोरोवर के बीच में रखते हैं, एआरसी के नहीं रखते। बैंक के बीच में, बैंक से जब किसी बोरोवर ने पैसा लिया है और वो बोरोवर पे ऑफ नहीं, मतलब उसने पैसा लिया और उसके अगेंस्ट उसने कोलेट्रल सिक्योरिटी जो है बैंक को जो है इशू करी थी कि ये आप कोलेट्रल सिक्योरिटी आप रख लो और मुझे इतना लोन दे दो। नाउ अगर वो लोन नहीं दे पाता है तो बैंक के पास पूरा राइट है कि बैंक वो कोलेट्रल सिक्योरिटी जो है वो सेल कर सकता है। ठीक है, तो वही है इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। सेम पूरे प्रोसेस पे वही है कि बैंक उसकी जो सिक्योरिटी है वो कैसे कैसे सेल कर सकता है, क्या क्या प्रोसीजर होता है, वो सारी चीजें हैं इस सेक्शन के अंदर। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मार्क माय वर्ड, सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, क्वेश्चंस सेक्शन 13 में से, सेक्शन 9 में से, इन दो सेक्शंस में से काफी ज्यादा बनते हैं। नाउ, enforcement of security interest. Any security interest in favor of creditor may be enforced without the intervention of court or tribunal. ठीक है, तो ये जो है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ अ कोर्ट और ट्रिब्यूनल जो है, मतलब इसमें कोर्ट और ट्रिब्यूनल कोई इंटरवेंट नहीं करता, आते नहीं है बीच में, राइट। नोटिस टू बोरोवर, नोटिस टू बोरोवर क्या है? सिक्योर्ड क्रेडिटर मींस बैंक, बैंक जो है डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ डेट कर दी है बोरोवर ने, ठीक है, और डेट जो है एनपीए हो गया है। तो जो है वो बैंक को जो है सिक्योर्ड क्रेडिट जो बैंक है वो बोलेगा क्रेडिटर को कि डिस्चार्ज फुल लायबिलिटी इन 60 डेज ऑफ नोटिस। वो फर्स्ट नोटिस देगा कि जब एनपीए हो गया है कि आप जो 60 डेज के अंदर जो है पूरी लायबिलिटी जो है पे ऑफ कर दो। नाउ अब इसका क्या है? इसका एक्सेप्शन है, इसका एक्सेप्शन है कि 60 डेज में पे ऑफ कर देगा। इसका एक्सेप्शन ये है कि सिक्योर डेट नॉट क्लासिफाइड एज एनपीए, सारे के सारे सिक्योर डेट अगर एनपीए हो गए हैं, मतलब जो भी हमने कोलेटरल रखा, जो डेट है वो हमारा एनपीए हो गया है, तो हम उनको 60 डेज के अंदर नोटिस देंगे। लेकिन एक सिक्योर डेट ऐसा भी है जिसको हम एनपीए कंसिडर ही नहीं करते, क्लासिफाई नहीं करते। वो क्या है? थ्रू अ बोरोवर हु रेज फंड थ्रू इशू ऑफ डेट सिक्योरिटी। अगर उसने डेट सिक्योरिटी, मतलब उसने हमें बैंक को जो है डेट जो है इशू करे हैं और लोन रेज करा है, तो उसको हम एनपीए कंसिडर नहीं करते। अगर डेट का जो इंटरेस्ट पे करने में, क्योंकि डेट पे फिक्स इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट पे करने में अगर डिफॉल्ट होता भी है तो वो जो डेट जो होते हैं वो थ्रू डिबेंचर ट्रस्टी होते हैं। डिबेंचर ट्रस्टी के होते हैं जो उसका पूरा वर्किंग देखते हैं कि ये जो डेट के लिए, जिस चीज के लिए पैसा रेज करा था, वो वायबल है या नहीं है। ठीक है, और डिबेंचर जो डिबेंचर ट्रस्टी है वो कंपनी के जरूरी नहीं है होते हैं, वो बाहर से भी जो इंडिपेंडेंट पर्सन होते हैं वो भी होते हैं। तो वो पूरा प्रोजेक्ट कंसिडर करते हैं कि वायबल है या नहीं है। ये सब कुछ हम आईपीसीसी में पढ़ चुके हैं, जो डिबेंचर्स की हमने अकाउंटिंग करी थी अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, तो डिबेंचर ट्रस्टी शेल बी इंटाइटल्ड टू इन्फोर्स सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, तो वो देखते हैं कि वो सिक्योरिटी इंटरेस्ट, तो डिबेंचर ट्रस्टी जो वो ट्रस्ट बना रखा होता है जिसके अंदर वो जो है पैसा जो है डिपॉजिट होता है, क्योंकि उनके पास भी होता है, तो अगर इन केस ऑफ डिफॉल्ट तो वो उसमें से डिबेंचर होल्डर्स को पे करते हैं। ठीक है, इन सेम मैनर विद सच मॉडिफिकेशन एज मे बी नेसेसरी, वो डिबेंचर ट्रस्टी जो है वो मॉडिफिकेशन करते हैं अकॉर्डिंगली, राइट। डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड इन नोटिस, अब जो नोटिस दिया था 60 डेज का, यहाँ पर उसके अंदर डिस्क्लोजर क्या क्या चाहिए? डिटेल्स ऑफ अमाउंट पेबल, अमाउंट कितना देना है, एंड सिक्योर्ड एसेट इंटेंडेड टू इन्फोर्स बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर। और सिक्योर्ड एसेट जो है
वो जो है कितना जो मतलब वो इन्फोर्स जो है वो सिक्योर्ड क्रेडिटर मतलब बैंक उसको इन्फोर्स कर लेगा, और कितना अमाउंट पेबल है, पेंडिंग अमाउंट कितना है। ठीक है, तो फर्स्टली प्रोसीजर क्या है, बैंक जो है नोटिस देता है डिफॉल्ट का, किसको, बोरोवर को। ठीक है, बोरोवर जो है मेक रिप्रेजेंटेशन और रेज ऑब्जेक्शन, बोरोवर जो है उस नोटिस का रिप्लाई करता है। ठीक है, और वो रिप्रेजेंटेशन या ऑब्जेक्शन रेज करता है अगर कुछ अनफेयर चीज है कि मतलब उन्होंने कुछ ऐसा कम्युनिकेट करा, मतलब अमाउंट ज्यादा बता दी, इंटरेस्ट ज्यादा लगा दिया, या कोई और चीज एक्स्ट्रा बता दी, तो वो ऑब्जेक्शन भी रेज कर सकता है, पूरा राइट है बोरोवर के पास। नाउ सच रिप्रेजेंटेशन इज नॉट एक्सेप्टेबल और टेनेबल, बैंक जो है उस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करता है और वो कंक्लूजन पर आता है या तो वो चीज ठीक होगी या वो गलत होगी, कि नहीं ये तो इसने बकवास चीज लिखी है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये ऐसे ये पेमेंट नहीं करेगा, ये डिले करने के लिए ये सब चीजें कर रहा है। नाउ बैंक मतलब बैंक को लगता है यार ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, तो बैंक जो है कम्युनिकेट करता है विद इन 50 डेज ऑफ रिसिप्ट। जिस दिन जो है रिप्रेजेंटेशन रिसीव होती है बैंक को, उसके विद इन 15 डेज वो रिप्लाई करता है और रीजंस देता है कि वो एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है, ठीक है, बोरोवर को। नाउ ये तो सब हम नोटिस बात हो रही है कि उसने उसको नोटिस दिया, बोरोवर ने बैंक को रिप्लाई करा, बैंक को लगा नहीं ये ठीक नहीं है, बैंक ने उसे दोबारा कम्युनिकेट करा, रीजन दिए। अब बोरोवर जो है अगर बैंक जो है उसको नोटिस डिफॉल्ट देगा, तो वो सिक्योर्ड एसेट के बारे में भी कह रहा है, तो बोरोवर को डर है कि मेरा एसेट तो गया, तो बोरोवर हो सकता है कि कोर्ट में चला जाए। लेकिन ये एक एक्सेप्शन, ये चीज है कि बोरोवर नो राइट इफ नोटिस फॉर डिफॉल्ट गिवन बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बोरोवर का कोई राइट नहीं है, जस्ट कम्युनिकेशन ही तो हो रही है, अभी एसेट इन्फोर्स नहीं करा है, कोई चीज नहीं करी है, तो वो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास नहीं जा सकता। ठीक है, उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो डीआरटी के पास जाए, राइट। नाउ मेजर द सिक्योर्ड क्रेडिटर इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय द बोरोवर। ठीक है, तो मेजर्स कौन कौन से लेने हैं, बैंक को, सिक्योर्ड क्रेडिटर मींस बैंक को, इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय द बोरोवर, अगर बोरोवर ने डिफॉल्ट कर दिया तो टेक पोजेशन ऑफ द सिक्योर्ड एसेट ऑफ बोरोवर इंक्लूडिंग राइट टू ट्रांसफर। सबसे पहले तो वो उसका राइट को जो है वो सीज कर देगा कि आप इसको फर्दर किसी को ट्रांसफर कर ही नहीं सकते। ठीक है, मतलब जो बोरोवर है उसने सिर्फ मॉर्गेज, वो उसने सिर्फ कोलेट्रल में रखी है सिक्योरिटी, जैसे कि घर में रह रहा है तो घर कोलेट्रल में रखे, पर घर को यूज कर सकता है। अब जो है बोरोवर अगर नोटिस मिल रहा है डिफॉल्ट का, तो वो हो सकता है ना वो किसी को फर्दर सेल कर दे, तो सबसे पहले तो वो उसको होल्ड कर देता है कि आप वो सीज कर देता है कि अब राइट टू ट्रांसफर तो आपका है ही नहीं, और टेक पोजेशन ऑफ द एसेट, और एसेट क्या करता है, उनको कहता है आप घर से बाहर निकलो, ये बैंक की प्रॉपर्टी है। अब टेक ओवर द मैनेजमेंट। ठीक है, अगर ये कंपनी है, ठीक है, अगर वो कंपनी है जो हमारा बोरोवर है, टेक ओवर द मैनेजमेंट इंक्लूडिंग द राइट टू ट्रांसफर बाय वे ऑफ लीज, मैनेजमेंट को टेक ओवर कर लेना। ठीक है, वो पूरा जो भी डायरेक्टर्स वगैरह है उन सबको रिमूव करके जो है वो खुद आ जाते हैं, होल्ड कर लेते हैं, और जो है इंक्लूडिंग द राइट टू ट्रांसफर बाय वे ऑफ लीज, अगर उन्होंने जो और उनसे वो राइट ले लेते हैं, मतलब उनके पास एक तो मैनेजमेंट ले लिया, प्लस उन्होंने राइट टू, अगर लीज है, अगर लीजिंग मतलब लीज भी करती है वो कुछ अपने कुछ एसेट को, तो वो राइट टू लीज भी ले लेंगे, असाइनमेंट भी ले लेंगे और सेल भी ले लेंगे ऑफ रियलाइजिंग द सिक्योर्ड एसेट, फॉर रियलाइजिंग द सिक्योर्ड एसेट। ठीक है, अपना सिक्योर्ड एसेट को रियलाइज करने के लिए जो मॉर्गेज हो रखा है वो उनसे लीज का, असाइनमेंट का, किसी ने असाइनमेंट बेसिस पे कुछ टाइम के लिए दे दिया है, या सेल के सारे राइट ले लेंगे, और अगर बहुत ज्यादा लोन ले रखा है, सब्सटैंशियल लोन ले रखा है, तो मैनेजमेंट भी ले लेंगे। ठीक है ना, राइट टू लीज सेल ओनली व्हेन सब्सटैंशियल पार्ट इज हेल्ड एज सिक्योरिटी, ये बता चुकी हूँ। तो लीज और सेल ये सब जो है कब लेंगे, सब्सटैंशियल पार्ट इज हेल्ड एज सिक्योरिटी, तो सब्सटैंशियल मतलब मोर देन दिस। अपॉइंट एनी पर्सन एज मैनेजर द एज मैनेजर द मैनेज सिक्योर्ड एसेट, मतलब टू मैनेज सिक्योर्ड एसेट, इसमें क्या है कि किसी भी पर्सन को एज अ मैनेजर अपॉइंट कर सकता है बैंक, कि आप जो है सिक्योर्ड एसेट को मैनेज करो। इट मीन्स कि वो सिक्योर्ड एसेट क्या हो सकता है, वो कोई बिल्डिंग भी हो सकती है, वो कोई लैंड भी हो सकती है, वो कोई कंपनी भी हो सकती है, तो वो कुछ भी हो सकता है, तो वो एक मैनेजर अपॉइंट कर देगा कि आप सब कुछ देखो, बैंक का पर्सन।
ठीक है। डेटर ऑफ बोरोवर पे टू सिक्योर्ड क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर मींस बैंक जिसने लोन दिया है। डेटर मींस, डेटर ऑफ बोरोवर मींस कि बोरोवर की बुक्स के अंदर वो एज ए एसेट शो हो रहे होंगे, मतलब वो बोरोवर को पैसा देंगे। तो अगर जितने भी डेटर्स खड़े हैं वो उन डेटर्स के पास बैंक जाएगा और उनको बोलेगा कि आप जो पेमेंट है ना वो बोरोवर को मत करो, वो बैंक को करो, ठीक है। और जब मतलब बोरोवर जो है, बोरोवर जो डेटर का है वो सीधा पे किसको करेगा, बैंक को करेगा, ना कि बोरोवर को, राइट। पेमेंट मेड बाय सच पर्सन शैल गिव अ वैलिड डिस्चार्ज एज इफ ही हैज मेड द पेमेंट टू बोरोवर, और उसको क्या मिलेगा, एज अ वैलिड डिस्चार्ज वो ट्रीट होगी, ठीक है। कि वैलिड डिस्चार्ज का मतलब क्या है कि आपने अपनी जो भी लायबिलिटीज थी, जो डेटर जो था बोरोवर का, कि आपने सारी पे ऑफ कर दी है, अब आप बोरोवर को फर्दर पैसे नहीं दोगे क्योंकि आपने बोरोवर के बैंक को दे दिए, ठीक है। तो वो वैलिड डिस्चार्ज माना जाएगा। नाउ फाइनेंशियल एसेट्स, जो हमारा फाइनेंशियल एसेट है, जो प्रॉपर जो है अरेंज बिड। अब जो फाइनेंशियल एसेट जो भी था हमारा, अनपेड अमाउंट जितना भी था, जो लोन था, वो बैंक के लिए फाइनेंशियल एसेट है, ठीक है। अब जो है वो उसके लिए क्या करेगा, अरेंज बिड, ठीक है। अब उसके अगेंस्ट इसने कोलेट्रल रखी हुई, तो कोलेट्रल भी उसका एसेट हो गया ना, उसके लिए वो करेगा, अरेंज करेगा बिड, कि आप जो है ना वो बिडिंग के लिए पूरा प्रॉपर अरेंज करेगा। वेयर रिजर्व प्राइस इज डिसाइडेड बाय बैंक, जब हमने मूवीज में देखा है जब बोली लगती है तो वो स्टार्ट करते हैं एक प्राइस से, एक टैग से, कि हाँ इतना तो मिनिमम चाहिए चाहिए, जैसे 1000 रुपीज फॉर दिस पीस ऑफ आर्ट। उसके बाद जो है वो पैसे बढ़ते चले जाते हैं, लोग बोली लगाते चले जाते हैं, तो वो एक रिजर्व प्राइस भी कोट करेगा बैंक। इफ सब्सिक्वेंट सेल, अब क्या होता है कि अगर उन्होंने बिड अरेंज करी, ठीक है, फाइनेंशियल एसेट की, उन्होंने एक रिजर्व प्राइस जो है कोट करा कि इसका प्राइस है 1 लाख रुपीज, ठीक है। अब उस पे जो है जब लोग बिडिंग करने लगे तो बिडिंग सक्सेसफुल हुई नहीं, मतलब कोई किसी ने उस पर बिड ही नहीं करा, ठीक है। तो ये तो हो गई कि फर्स्ट टाइम करी। अब है सब्सिक्वेंट सेल, मतलब सेकेंड टाइम जब दोबारा करेंगे, तो सब्सिक्वेंट सेल के अंदर क्या होगा, ये वाला जो चीज है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने वाली चीज है। अब फर्स्ट टाइम जो बिड करी थी वो फेल हो गई, अब उन्होंने कहा कोई बात नहीं हम सेकंड टाइम बिड करेंगे। अब सेकंड टाइम जब बिड करेंगे तो वो बिडिंग में जो है ना अपने एक ऑफिसर को बिठा लेंगे, बैंक जो है अपने एम्प्लॉय को बिठाएगा, फिर वो दोबारा से एक बेस प्राइस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब फिर किसी ने बोली नहीं लगाई तो बैंक का ऑफिसर बोली लगाएगा कि जो है ना मैं इसको परचेज करता हूँ इतने में ही, 1 लाख रुपए में, राइट। अब क्या हुआ, अब बैंक के ऑफिसर ने बैंक का जो फाइनेंशियल एसेट, जो क्रेडिटर से जो उसने कोलेटरल लिया था वो परचेज कर लिया, तो बैंक को एक्चुअल कोई पैसा रिसीव हुआ नहीं, हुआ कोई पैसा रिसीव नहीं हुआ। लेकिन बैंक अब इस चीज से, जैसे ही बिड लगाई किसी ऑफिसर ने बैंक के बिहाफ पर, तो इससे ये चीज हुई कि बैंक ने उस एसेट को परचेज कर लिया। अब उसका 100% राइट किस पर है, बैंक पर है। अब उसके जो है अगेंस्ट बोरोवर जा सकता है कोर्ट में, नहीं जा सकता क्योंकि उसको क्या करा, बैंक ने परचेज कर लिया, बैंक का राइट है, ठीक है। अब वो बैंक की प्रॉपर्टी हो गई, ऑल्दो बैंक ने कुछ दिया नहीं, तो बैंक का क्या था, एक साइड तो दिख रहा था लोन, उसका एसेट, ठीक है। अब वो जो है उसने डिफॉल्ट कर दिया, तो वो उस लोन को हटाकर अब वो क्या लगा देगा वहां पे, एक प्रॉपर्टी, कि हमने इतने जो भी अनपेड अमाउंट था इतने की हमने प्रॉपर्टी जो है वो परचेज कर ली है, ठीक है। नाउ तो इसके अंदर क्या है एक्चुअली, जो है इसमें रूल्स होते हैं जो बैंकिंग कंपनी के, उन्हें ये होता है कि विद इन 7 ईयर्स जो है उन्हें डिस्पोज ऑफ करने होते हैं अपने सारे ऐसे, 7 और 5 ऐसे अलग अलग टाइम दिया होता है, टाइम फ्रेम अकॉर्डिंग टू द एसेट, ठीक है। तो अब वो बैंक उसको परचेज कर लेगा, अब वो कुछ टाइम बाद जब भी सही टाइम होगा, ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें तो उन्हें एकदम फटाफट करनी होती है कि कैसे फटाफट हमारे पास एसेट आ जाए और हम क्या करें, तो वो फटाफट बिड लगवा लेते हैं। अब एक बार जब थोड़े टाइम बाद हो सकता है प्रॉपर्टी के रेट हाइक हो, तो कुछ और लोग उस पर बिड करने के लिए रेडी हो, ठीक है, तो बैंक जो है उसको आगे फर्दर सेल कर देता है। नाउ राइट विद रिस्पेक्ट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी से के लिए जो है वो राइट क्या है, ठीक है। बैंक का ऑफिसर, जब ये जो राइट था ना वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए था, सब्सिक्वेंट वाला, इसका हिंदी में लिखा है, बैंक का ऑफिसर जब फर्स्ट टाइम बिडिंग फेल होती है देन सब्सिक्वेंट ऑक्शन में बिड करता है, वो अलाउड है, एंड फाइनेंशियल एसेट्स को डिक्लेयर एज परचेज, वो एज अ परचेज कंसिडर होती है। आउटस्टैंडिंग अमाउंट टू क्रेडिटर्स, परचेज ऑफ एसेट एट ऑक्शन, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट टू क्रेडिटर क्या है, परचेज ऑफ एसेट एज ऑक्शन, ठीक है, ऑक्शन में परचेज हो गया है।
प्रोविजन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट शेल अप्लाई। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है ऐसा परचेज जो है सब्सिक्वेंट में जब बिड करना अलाउड करते हैं। ट्रांसफर ऑफ सिक्योर्ड एसेट, ठीक है, आफ्टर टेकिंग पोजेशन ऑफ मैनेजमेंट बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर शेल वेस्ट इन द ट्रांसफरी ऑल राइट इन रिलेशन टू द सिक्योर्ड एसेट जो है ट्रांसफर। इसमें भी सेम चीज बता रखी है कि जब भी वो सिक्योर्ड क्रेडिटर से जो है वो मैनेजमेंट जो है पोजेशन ले लेगी उस सिक्योर्ड एसेट का, और वेस्ट जो है ट्रांसफरी ऑल राइट, तो सारे के सारे जो है राइट जो है वो मिल जाएंगे बैंक को इन रिलेशन टू द सिक्योर्ड एसेट जो है जो ट्रांसफर हुआ है। रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर फ्रॉम द बोरोवर, तो जो कॉस्ट जो है रिकवर हो रही है सिक्योर्ड क्रेडिटर के बोरोवर से, ठीक है। ऑल कॉस्ट चार्ज एंड एक्सपेंसेस, जितनी की कॉस्ट जो चार्ज हुई है और जो भी ऑल कॉस्ट, सारी की सारी कॉस्ट, जितने भी चार्जेस और जितने भी एक्सपेंसेस हैं, विच इन द ओपिनियन ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर मींस बैंक, हैव बीन प्रॉपर्ली इनकर्ड बाय हिम, बैंक से जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं, लाइक उन्होंने नोटिस का दिया, लॉयर का दिया, ठीक है, लॉयर नोटिस फ्रेम करेगा बैंक के लिए कि आपका डिफॉल्ट हो गया, या फिर वहां पे आने जाने में या कोर्ट केस में जितने भी खर्चा हुआ है, ठीक है, जो चला है, और जो मैनेजमेंट ने एक्वायर करी है चीजें, ऑक्शन में जितना खर्चा हुआ है, वो सारा का सारा खर्चा जो है ना रिकवर करा जाएगा बोरोवर से, ठीक है। शेल बी रिकवर फ्रॉम द बोरोवर, बोरोवर से लिया जाएगा। मनी रिसीव्ड, अब जो पैसा हुआ है वो फर्स्ट जो पैसा जो खर्च हुआ है, जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो कॉस्ट चार्जेस एंड एक्सपेंसेस में जाएगा। सेकंड, डिस्चार्ज ऑल ड्यूज ऑफ क्रेडिटर्स, ठीक है, सारे के सारे ड्यूज क्रेडिटर्स के, और जो रेसिडुअल है ना पे टू पर्सन एंटाइटल्ड, जितना भी बचेगा, सिक्योर्ड एसेट बिका सपोज करो 2 लाख रुपए का, ठीक है, और हमारा जो खर्चा आया वो 50,000 का आया, एसेट जो डिस्चार्ज जो ड्यूज थे वो 1 लाख के थे, तो बाकी के जो 50,000 बचे ना वो हम बोरोवर को वापस कर देंगे कि हमारा तो हो गया, और ये 50,000 रुपए आपके एसेट में से बचे हैं। नाउ no sale of secured asset if all dues paid to secured creditor before the date of the transfer of for sale, date fixed for sale, sorry। इसमें क्या है कि जिस दिन आप सेल करने जा रहे थे उससे पहले ही सिक्योर्ड क्रेडिटर आके आपको अपने सारे पैसे दे दिया, तो अब आप सेल करोगे एसेट? नहीं करोगे, डेफिनेटली नहीं करोगे। where amount due of the secured creditor together with all costs, charges and expenses incurred by him is tendered to the secured creditor at any time before publication of a notice of a public auction, टेंडर और कोटेशन, और ये जो ड्यूज जो भी पे करने हैं ना, ये बिफोर पब्लिकेशन ऑफ अ नोटिस ऑफ पब्लिक ऑक्शन, आपने पब्लिक ऑक्शन के लिए नोटिस लगाया है, टेंडर या कोटेशन लगाई है ना, इससे पहले पहले जितने भी जो भी एक्सपेंसेस हुआ है ना वो सारा अमाउंट जो है वो पे कर दे। सिक्योर्ड एसेट नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय लीज और सेल, और सिक्योर्ड एसेट जो है वो बाय लीज और सेल जो है वो ट्रांसफर नहीं होगा। नाउ जॉइंट फाइनेंसिंग, जॉइंट फाइनेंसिंग का क्या मतलब होता है? जॉइंट फाइनेंसिंग मतलब दो बैंकों ने मिलकर फाइनेंस कर रखा है, पीएनबी ने भी और एसबीआई ने भी, ठीक है। तो ये जो जॉइंट फाइनेंसिंग जो डील हो रही है सरपाइसी के अंदर वो एज पर इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड आईबीसी के 2016 जो है एक्ट का जो है ईयर है और बनने का। इन केस ऑफ 2 और मोर फाइनेंसर, मतलब एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, 2 और मोर, नो सिक्योर्ड क्रेडिटर अलाउड टू एक्सरसाइज एनी और ऑल द राइट, कोई भी सिक्योर्ड क्रेडिटर मीन्स जो भी कोई भी बैंक, एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी एक्सरसाइज नहीं कर सकते सारे के सारे राइट अनलेस सच राइट इज एग्रीड अपॉन बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर, ये जो राइट पे जो है सहमति बनी हो, रिप्रेजेंटिंग नॉट लेस देन 60% इन वैल्यू ऑफ द अमाउंट आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब ये है जब हम क्या नाम है जब हम मतलब जॉइंट फाइनेंसिंग हो रखी है पीएनबी में भी एसबीआई में भी, तो किसी का भी जो स्टेक है ना, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर, उसको तब वो राइट एक्सरसाइज करता है जब उसका स्टेक इज नॉट लेस देन 60% इन वैल्यू, 60% से जो है कम ना हो वैल्यू ऑफ द अमाउंट आउटस्टैंडिंग, ठीक है। एक्शन अगेंस्ट द गारंटर और प्लेज्ड एसेट, तो एक्शन अगेंस्ट द गारंटर और प्लेज्ड एसेट का मतलब क्या होता है? जो गारंटर है, जिस पर्सन ने गारंटी ले रखी है, ठीक है, उसका जो है उसके अगेंस्ट क्या एक्शन होगा? कोई गारंटर है तो सिक्योर्ड क्रेडिटर इंटाइटल्ड टू प्रोसीड्स अगेंस्ट द गारंटर
और सेल द प्लेज्ड एसेट, ठीक है, जो भी एसेट जो मॉर्गेज हो रखा है उसको वो सेल कर दे, या इंटाइटल टू प्रोसीड अगेंस्ट द गारंटर, गारंटर ने गारंटी ले रखी है 1 लाख रुपीज की, तो पहले उसको एसेट को सेल करने से पहले गारंटर के पास जाएंगे कि आप 1 लाख रुपीज दे दो, क्योंकि जो मेन पर्सन जिसने लोन लिया था वो नहीं दे रहा है, without first taking any of a measure in relation to the secured asset under this act, without first taking any of the measures, ठीक है, तो उसने इन रिलेशन टू द सिक्योर्ड एसेट अंडर, तो फर्स्ट इज गारंटर, देन इज प्लेज द सेल द एसेट। नाउ यहाँ हमने एसेट बेच दिया, उसकी जो है बिडिंग करा दी, ठीक है, ऑक्शन करा दी एसेट की, ठीक है, उससे कॉस्ट रिकवर कर ली, ठीक है, फिर उसके बाद हमने प्राइस और जितना पैसा बचा था वो बोरोवर को वापस कर दिया। जो बोरोवर का डेटर था उस डेटर को बोला कि आप बैंक को पैसे पे करो, ताकि जो है बैंक जो है उसको वो जो है एक प्रॉपर पेमेंट मानी जाएगी, और जो डिस्चार्ज होगा वो ऐसा ही माना जाएगा कि आपने बोरोवर को पैसे पूरे पे कर दिए, अब आपके पास कोई लायबिलिटी नहीं। ये सब हमने पढ़ लिया। नाउ अब इन केस ऑफ अ कंपनी बीइंग वुंड अप, मतलब कंपनी, भाई कंपनी ने लोन लिया है, कंपनी की हालत बहुत बुरी है, वो लिक्विडेशन में जा रही है, ठीक है, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट को बनने के बाद वो लिक्विडेशन में जा रही है, मतलब पूरी वुंड अप हो गई, बर्बाद हो गई है कंपनी, तो ऑब्वियसली जो लोन होंगे वो भी एनपी हो गए होंगे। वेयर सिक्योर क्रेडिटर ऑप्ट्स टू रियलाइज हिज एसेट, सिक्योर क्रेडिटर मींस बैंक, वो कहेगा भाई मेरा तो एसेट रियलाइज करो, retain sale proceed after depositing the workman dues with liquidators। इसमें क्या है कि वो सिक्योर क्रेडिटर क्या कहेगा, वो अपने एसेट जाएगा, अब हम लिक्विडेशन पे आएंगे जो हमने आईपीसीसी में पढ़ा था, ठीक है, उसके अंदर क्या था, सिक्योर क्रेडिटर कहता है वो अपने एसेट को रियलाइज करता है, ठीक है, वो एक लिक्विडेटर अपॉइंट होता था उस वाले, जब हमने अकाउंटिंग पढ़ी थी तो उसमें एक लिक्विडेटर अपॉइंट होता था, वो एसेट को सेल करता चला जाता था, और सबसे पहले वो पेमेंट किसको करता था, वर्कमैन को करता था, ठीक है, फिर वो टैक्सेस को पे करता था विद इन 12 मंथ्स, और उसके बाद जो है वो सिक्योर्ड जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होते थे, ठीक है, ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स से पहले उनको पेमेंट होती थी, उसके बाद जो है बाकी जो क्रेडिटर्स जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते थे, ठीक है, सिक्योर्ड अगेंस्ट किसी भी एसेट बिल्डिंग, ठीक है, या जो बैंक का लोन जो होता था वो उसके बाद सेटल होते थे, मतलब सबसे पहले एम्प्लॉयज और वर्कमैन पे जाता था। तो अब जो है रिटेल सेल प्रोसीड, रिटेन कर लेगा सेल प्रोसीड आफ्टर डिपॉजिटिंग द वर्कमैन ड्यूज विद लिक्विडेटर, उसने अपना एसेट बेच दिया, मतलब सपोज करो कंपनी, पूरी कंपनी बेच दी, सब कुछ बेच दिया, और मतलब सब्सटेंशियली फाइनेंस कर रखा था बैंक ने उस कंपनी को, वो कंपनी डूब गई, तो अब बैंक क्या करेगा, पहले सारे वर्कमैन का जितना भी पैसा था सैलरी, वो जो है लिक्विडेटर को देगा कि पहले ये सब बेच के वर्कमैन को पैसे दे दो, और उसके बाद जो भी बचा कुचा होगा वो बैंक अपना जो है उसे लोन को सेट ऑफ करेगा, बाकी जो है बेड डेट करके अपनी बुक्स में से हटा देगा, ठीक है। लिक्विडेटर विद रिस्पेक्ट टू वर्कमैन ड्यूज, ठीक है, लिक्विडेटर विद रिस्पेक्ट टू वर्कमैन ड्यूज, कैलकुलेट वर्कमैन ड्यूज एंड इफ कैन नॉट बी असर्टेन्ड देन एस्टिमेट। तो लिक्विडेटर क्या है, वर्कमैन ड्यूज को जो है कैलकुलेट करेगा, एंड इफ नॉट बी असर्टेन्ड, वर्कमैन ड्यूज को कैलकुलेट करेगा, और अगर वो असर्टेन्ड मतलब अगर वो कैलकुलेट नहीं करे जाते तो वो एस्टिमेट करेगा। सिक्योर क्रेडिटर मे रिटेन प्रोसीड्स आफ्टर डिपॉजिटिंग अमाउंट टू लिक्विडेटर फॉर वर्कमैन ड्यूज। तो सिक्योर क्रेडिटर मे रिटेन प्रोसीड्स, सिक्योर क्रेडिटर क्या प्रोसीड्स करेगा आफ्टर डिपॉजिटिंग अमाउंट टू लिक्विडेटर फॉर वर्कमैन ड्यूज। तो वो जो है सिक्योर क्रेडिटर जो बैंक होगा वो रिटेन कर लेगा सारी प्रोसीड्स जैसे बताया, और वो पैसा डिपॉजिट कर देगा अगर वो एस्टिमेटेड बेसिस पर है, अगर वो असर्टेन नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है कि हाँ मतलब तुम्हें 2 लाख रुपए वर्कमैन के लिए देने, वो फिक्स है, ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि शायद अराउंड 2 लाख रुपीज, तो वो अराउंड जो 2 लाख रुपीज है ना वो लिक्विडेटर को दे देगा, और बाकी के सारे पैसे अपने साथ ले जाएगा आफ्टर सेटलिंग अ ड्यूज डिपॉजिट विद द लिक्विडेटर। Filing of an application by secured creditor bank, where dues of secured creditor are not fully satisfied with the sale proceed of the secured asset, then secured creditor file application in form and manner prescribed to the DRT। अब सिक्योर्ड एसेट क्या होता है, उसको एक बिल्डिंग जो है, एक लैंड जो है वो दे रखी थी, ठीक है, अब उसने पहले एम्प्लॉयज का दे दिया क्योंकि कंपनी प्रॉपर बंद हो गई, या जो पार्टनरशिप कह लो उससे ज्यादा सही समझ में आएगा, पार्टनरशिप कह लो जहाँ पे लाइबिलिटीज जो है लिमिटेड नहीं होती, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है,
वहां पे क्या है, तो ये जितना भी अनपेड अमाउंट है, जितना भी रिमेनिंग अमाउंट है, जो जितना था उससे लोन सेटल कर दिया। अब जो रिमेनिंग अमाउंट है, जितना था उसने दे दिया। अब जो रिमेनिंग अमाउंट है उसके लिए वो डीआरटी में जा सकता है, अगर जो है वो प्राइवेट है, मतलब अनलिमिटेड लाइबिलिटी है या गारंटीज के बेसिस पर है, ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है, तो वो बाकी के लिए वो किस में जाएगा, वो डीआरटी में जाएगा और फिर पूरी प्रोसीडिंग्स होगी। ठीक है, सेक्शन 13 हो गया है खत्म। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास कल को आ जाएगी। उसके बाद हम FCRA की जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।